जेडपेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने अपना जो सामाजिक विषय है कक्षा 10 से उसमें जो राजनीतिक ज्ञान के जो टॉपिक थे उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में आपको बताया गया था। आज अपने जो इसमें भूगोल विषय के जो कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें अध्याय 8 है पार्ट फर्स्ट। अध्याय 8 में पार्ट फर्स्ट है जल संसाधन। क्या? जल संसाधन। कि जल संसाधन क्या है, जल का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, कैसे करना चाहिए, अपनी जो ये पृथ्वी है उससे कितने प्रतिशत जल है, किस में कितने प्रतिशत जल का उपयोग किया जा रहा है, इसमें पीने योग्य कितना है, सिंचाई योग्य कितना है, भूमिगत जल कितना है, वृक्ष के रूप में जल कितना है, ये चीजें बताई जाएंगी। पहले विद्यार्थियों, जल है तो जीवन है, ये बात सुनी होगी आपने कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल बचाओ। ऐसे कई प्रकार के अभियान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन ये देख रहे हैं अपने कि जल की बहुत समस्या अपने सामने आ रही है, जल की बहुत ज्यादा समस्या अपने सामने आ रही है। खास तौर से राजस्थान में तो जल की वैसे ही बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि राजस्थान शुष्क क्षेत्र है, इसलिए इसमें जल की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण हमें जल की बचत करनी चाहिए। जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, चूरू, बीकानेर, इनमें बरसात के जल को टांकों में इकट्ठा कर करके उसका उपयोग करते हैं। बरसात का जल पीने में काम में लेते हैं, बरसात के जल से सिंचाई करते हैं लोग, अपने छोटे बड़े कुछ दो बंदे हैं वो भी बरसात का जल इकट्ठा करके उससे अपना काम चलाते हैं। तो जल को बचाना सबसे बड़ा एक महान काम होता है। आज अपन देखेंगे कि हमारी जो ये पृथ्वी है, हमारी जो ये पृथ्वी है इसके ऊपर कितना प्रतिशत जल है, कितना प्रतिशत जल है। पृथ्वी खूब बड़ी है, तो आज अपन लेंगे टॉपिक है पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। क्या टॉपिक है अपना आपका? पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। जैसे कि ये पृथ्वी अपनी है, इसकी 71% भाग पर पानी है, यानी जल है। 71% भाग पे जल है, शेष 29% भाग पर है जो अन्य हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, बंजर भूमि है, जंगल है, ये सब है इस 29% भाग के ऊपर है। आप कहेंगे कि पृथ्वी तो संपूर्ण सूखी पड़ी हुई है, फिर भी इसके ऊपर 71% जल कहाँ है? ये जल समुद्रों में बर्फ के रूप में पहाड़ों में जमा हुआ है, कुछ एक जल भूमिगत है जो अपने उपयोग में आता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर 71% जल है। कितना प्रतिशत जल है? 71% जल है। अब ये जो 71% जल है इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है कि इसमें पीने योग्य जल कितना है, खारा जल कितना है, भूमिगत जल कितना है, बर्फ के रूप में जल कितना है, इन सबको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अपने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी है उसके ऊपर टोटल 71% जल है। कितना प्रतिशत आएगा? 71% जल है। अब इस 71% जल को 97% जल है वो खारा पानी है, यानी खारा जल जो समुद्र में विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है?
समुद्र में विद्यमान है। शेष 3% जल है वो उपयोग योग्य जल है। शेष कितना जल है? 3% है जो उपयोगी जल है। अब जो 3% उपयोगी जल है इसको भी अपन ने अलग अलग भागों में बांटा कि इसमें 1% जल है वो पीने के उपयोग में, सिंचाई, नहाने धोने आदि के काम में आता है। 1% जल है जो अपन पीने के रूप में काम में लेने वाला पानी है, उसमें सिंचाई वगैरह भी करते हैं और स्नान वगैरह करना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, वो पानी अपन काम में लेते हैं। 30% जल है इसका भूमिगत जल है। कितना जल है? भूमिगत जल जो भूमि के अंदर विद्यमान होता है, जिसको अपन सिंचाई के रूप में नलकूप से अपन बाहर निकालते हैं, वेल वगैरह करवा के, कुएं वगैरह करवा के उससे अपन सिंचाई वगैरह काम में देते हैं। तो वो 30% जल अपना सिंचाई के रूप में काम आने वाला जल है। 69% जल जो बर्फ के रूप में पहाड़ों में जमा हुआ है। 69% जल है वो बर्फ के रूप में है और वो पहाड़ों के अंदर जमा हुआ है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जो सूर्य के प्रकाश से, तापमान से पिघल कर धीरे धीरे वो बढ़ता नदी के रूप में, झरनों के रूप में बहता जाता है, जिसको भी अपन सिंचाई के रूप में नहरों में काम में लेते हैं। नहरों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, नदियों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, नदियों के किनारे पे 2 बूंदे कलकात बने वो लगाते हैं, उसको भी अपने काम में लेते हैं। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों अपने पृथ्वी के ऊपर जल की जो उपलब्धता है वो संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है। समझ गए? कितना प्रतिशत है? 71% जल है। इस 71% जल का 97% भाग जल है वो खारा पानी है, जो किसमें विद्यमान है? समुद्र में विद्यमान है। किसमें विद्यमान है? समुद्र में। अब शेष 3% जल जो उपयोग योग्य जल है, शेष जो 3% जल है जो उपयोग योग्य जल है। अब इस 3% जल का जो उपयोग योग्य जल है इसको भी अपन ने अलग अलग भागों में बांट दिया है कि इसमें 1% जल है वो पीने के योग्य उपयोगी जल है, सिंचाई आदि के कार्यों में आने वाला जल है, काम में आने वाला जल है। 30% जल है, 3% का 30% जल है वो भूमिगत जल है। कौन सा है? भूमिगत जल। और शेष 69% जल है जो पहाड़ों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, पहाड़ों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। जैसे अपने श्रीनगर है, लेह लद्दाख है, इनमें हिमाचल प्रदेश है, इनका जो पानी है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो इस प्रकार से आज का अपना टॉपिक जल संसाधन रहा है। क्या रहा है? जल संसाधन है कि पृथ्वी के ऊपर कितना प्रतिशत जल है, इस जल के बारे में अपने बातें करेंगे। जल संसाधन में अपन बात करें थी कि पृथ्वी पर एक प्रतिशत जल है, इसका अलग भागों में आपको अलग अलग वर्णन है बताया गया है। अब होगा कि भारत में कुल उपयोग योग्य जल की मात्रा कितनी है, कि अपना जो भारत है पूरा उसमें उपयोग योग्य जल है जो अपन काम में ले रहे हैं उस जल की मात्रा कितनी है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर मिलियन जल की मात्रा है। 1869 बिलियन क्यूबिक मिलियन जल की मात्रा अपने भारत में है। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक जल ही काम में आता है। ये 1869 का भी 1123 क्यूबिक मिलियन जल है वही अपने काम में आता है। और इसका भी 1123 में सिर्फ 433 मिलियन क्यूबिक जल है भूमिगत जल है। ये जो काम में आना है ना टोटल 1123, इसका भी 433 मिलियन क्यूबिक जल अपने भूमिगत जल है अपने भारत में। अपने भारत में 2025 तक अपने भारत में 2025 तक भारत में कितने जल की मांग बढ़ जाएगी? अपने भारत में 2025 तक कितने जल की मांग बढ़ जाएगी? 10
1023 बिलियन क्यूबिक जल की मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी मांग बढ़ जाएगी। अब अपन टॉपिक लेंगे कि ये तो अपने जल का छोटा सा हिंट था कि अब जल की कमी के कारण क्या है। जल की कमी के कारण क्या है, जल की मांग क्यों बढ़ रही है। तो जल की मांग बढ़ने का कारण है जनसंख्या वृद्धि। जल की मांग बढ़ने का कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि, तापमान का बढ़ना, पेड़ पौधों की कटाई, भूमिगत खनिज संसाधन का दोहन ज्यादा होना, ये सब क्या है, जल की कमी के कारण है। क्या है, ये सब जल की कमी के कारण माने गए हैं। कि आप कहेंगे जनसंख्या वृद्धि से जल की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी। पानी की आवश्यकता ज्यादा होने का कारण है कि उसमें उपयोग में पानी ज्यादा दिया जाएगा, संसाधनों में पानी ज्यादा काम में आएगा, और जनसंख्या बढ़ेगी उसको रहने सहने के लिए मकान की आवश्यकता भी होगी। मकान वगैरह बनाएंगे तो वो जमीन में पेड़ पौधे होंगे उनको नष्ट करेंगे, खनिज संसाधन ज्यादा निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और पृथ्वी का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जल की कमी होती जाएगी, जल की मात्रा घटती जाएगी। तो इस प्रकार से जल की कमी के कारण कि जल की कमी के कारण कौन कौन से बताए गए हैं, जनसंख्या वृद्धि का होना, पृथ्वी पर खनिज संसाधनों का अधिक दोहन होना, पेड़ पौधों की कमी होना, सूर्य का तापमान है, पृथ्वी का तापमान बढ़ना, इनके कारण अपने भारत में जल की कमी होती जा रही है। इसकी कमी होती जा रही है, जल की कमी होती जा रही है। अब इस जल की कमी को पूरा करने के लिए अपन को कि जल को किस प्रकार से पूरा किया जाए, तो इसके लिए अपन वर्षा का जो जल है, अपने वर्षा का जल है, इसको इकट्ठा करना होगा। वर्षा का जो जल है उसको क्या करना होगा, इकट्ठा करना होगा। इकट्ठे करने से ही अपना पानी का जो उपयोग है, अपना उपयोग है, वो सही तरीके से कर पाएंगे। अनावश्यक जल को बहने से रोकें, अनावश्यक जल को बहने से रोकें, जल को गंदा न करें, जल प्रदूषण न करें। तो इसलिए आज की स्थिति में ही अपन जल का उपयोग सही तरीके से करेंगे तो ही जल बचेगा, ऐसा नहीं। जैसे आप होता है कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल है तो पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे रहेंगे तो जल अपने आप पैदा जाएगा क्योंकि वर्षा ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से जल की कमी के कारण आपको बता दिए गए थे कि जल की कमी के कारण क्या है, जल की कमी क्यों होती जा रही है। एक तो बढ़ती जनसंख्या के कारण, दूसरा पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण, तीसरा भूमि के जो खनिज संसाधन है उनका दोहन अधिक होने के कारण है। ऐसे जो कई कारण हैं, पेड़ पौधों की कटाई का कारण है, वर्षा की अनिश्चितता है, ये कारण अपने जल की कमी के कारण है। क्या है, जल की कमी के कारण है। उसके बाद में यदि आपको बता दिया जाए कि जल प्रबंधन में जल का प्रबंधन का अर्थ क्या है, कि जल को किस प्रकार से रोका जा सकता है, यानी जल को इकट्ठा करना, जल को इकट्ठा करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। कि जल प्रबंधन की प्रतिवर्षा का पानी है उसको घरों में टांके बनाकर इकट्ठा किया जाए, उसको रोका जाए। अपने जो भूमिगत जल है उसको स्तर बढ़ाना पड़ेगा, तभी जब अपने खेतों का पानी है वो टैंकों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर ही समाएंगे। नदियों का पानी उसमें जगह जगह बांध बनाए जाए, नदियों के ऊपर जगह जगह बांध बनाए जाए, जोड़ों में जगह जगह तालाब गड्ढे बनाए जाए, ताकि वर्षा का पानी अपनी जमीन के अंदर रिश्ता रहे, और पानी वर्षा का पानी जमीन के अंदर रिश्ता रहेगा तो पृथ्वी का जो जल स्तर है वो वैसा का वैसा बना रहेगा, उसमें पृथ्वी के तापमान में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जल प्रबंधन करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है, जल को बचाना ही जरूरी है। तो विद्यार्थियों, जल संसाधन की जल के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जल के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं वो जल संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मनुष्य अपना उपयोग की कार्य अपने आवश्यकताओं को पूरा करता है, मनुष्य अपने आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस प्रकार से जल को बचाने के लिए सरकार के माध्यम से, जल को बचाने के लिए सरकार के माध्यम से कई योजनाएं चालू की गई हैं।
जल को बचाने के लिए सरकार के माध्यम से कई योजनाएं चालू की गई हैं जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, जैसे बाबरा नांगल बांध योजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इस प्रकार से कई योजनाएं उस लगे जिनके माध्यम से जगह जगह नदियों के ऊपर बांध बनाकर पानी को भी रोका गया है, उससे बिजली उत्पादन की जा रही है और बिजली उत्पादन होने के बाद से जो बचा हुआ पानी है वो सिंचाई के रूप में काम में लिया जा रहा है। नहरों के माध्यम से तो सिंचाई के रूप में काम में लिया जा रहा है। फसल पालन है, डेयरी पालन है, मत्स्य पालन है, इनके माध्यम से इनका उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सरकार के माध्यम से कई प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई हैं उनको बहुउद्देशीय योजनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय योजनाएं। और इन बहुउद्देशीय योजनाओं के माध्यम से ही अपने भारत में जल का बचाव किया जा रहा है। इसका बचाव किया जा रहा है, जल का बचाव किया जा रहा है। तो जल का बचाव ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं वो इस प्रकार हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं? अपन देखेंगे सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको अपन बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अब ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, किसे कहते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं? कि वह परियोजना जिसमें एक साथ दो या दो से अधिक कार्यों को किया जाता है। ध्यान से देखना कि वह परियोजना जिसमें एक साथ दो या दो से अधिक कार्यों को किया जाता है, इसमें एक साथ दो या दो से अधिक कार्यों को किया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। ध्यान से देखना दोबारा कि वह बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। अब ये परियोजनाएं दो प्रकार से चलाई जा रही थी, एक तो केंद्र सरकार के द्वारा और एक राज्य सरकार के द्वारा। तो आपने जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं हैं उनमें आपको निम्न परियोजनाएं बताई जाएंगी। लेकिन जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, कि वह परियोजनाएं जिसमें एक या एक से अधिक या दो से अधिक कार्यों को किया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। ये कहलाती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। जैसे कि उसमें पेयजल, मछली पालन, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, नौकायन, मनोरंजन आदि कार्य जो किए जाते हैं वो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे मान लो विद्युत उत्पादन की जा रही है। अब विद्युत उत्पादन टरबाइन से जो पानी से जो टरबाइन घुमाया जा रहा है उससे विद्युत उत्पादन होती है। अब जो पानी जो नीचे गिर रहा है, बांधों से नीचे जो पानी गिर रहा है उसको नहरों के माध्यम से सिंचाई के काम में लेते हैं। किसके काम में लेते हैं? सिंचाई के काम में लेते हैं। उसकी जगह जगह मछली पालन किया जा रहा है, उसमें मछली पालन भी किया जा रहा है, पीने के योग्य काम में भी आ रहा है। उसी जल में नौकायन, नाव वगैरह, बोट वगैरह है वो चलाई जा रही हैं। मनोरंजन करने वाले पर्यटक वगैरह आते हैं, वो भी उनको देखने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से इससे एक से अधिक योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है, एक से अधिक योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है, इसलिए इसको बहुउद्देशीय योजनाएं कहते हैं। इनसे अधिक कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। कौन सी परियोजनाएं कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अब ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार की परियोजनाएं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, पहली योजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। दूसरी है दामोदर घाटी परियोजना। तीसरी है हीराकुंड परियोजना और चौथी है कोसी परियोजना। कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं भाखड़ा नांगल बांध परियोजनाएं, दामोदर घाटी परियोजनाएं और हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना। उसके बाद में है राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं, जिसमें चंबल परियोजना जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में आ रही है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान में आ रही है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। केंद्र सरकार की 4 परियोजनाएं हैं, ध्यान से देखना। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और कोसी परियोजना। अब हमें राजस्थान सरकार के माध्यम से
जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो देखेंगे कि कौन कौन सी है। केंद्र सरकार परियोजनाओं के बाद में अपन लेंगे राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाएं या योजनाएं कि राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, जिसमें चंबल परियोजना जो मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसके बाद में नागार्जुन परियोजनाएं जो केवल आंध्र प्रदेश की परियोजना है। उसके बाद में तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक दोनों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। उसके बाद में सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात व मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में मयूराक्षी व फरका परियोजना जो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई वाली परियोजनाएं के बाद में अपने राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जिसमें आपको बताइए कि राज्य सरकार की परियोजना चंबल परियोजना जो मध्य प्रदेश राजस्थान की है, नागार्जुन परियोजना जो आंध्र प्रदेश की है, तुंगभद्रा परियोजना जो आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में मध्य प्रदेश की है और मयूराक्षी व फरका परियोजना अपने पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब इन परियोजनाओं के बाद में इनका वर्णन करेंगे कि ये परियोजनाएं कहाँ स्थलीय है, किस किस राज्यों में इनका लाभ उठाया जा रहा है, इनका निर्माण कब हुआ था और इनका निर्माण कुल कितने किलोमीटर क्षेत्र में, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसमें कौन कौन सी योजनाएं और सामग्री कौन कौन से बांध बनाए जा रहे हैं, किस नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, ये सारी जो योजनाएं हैं उनका वर्णन अपने जल संसाधन के बारे में करेंगे। जल संसाधन क्या था उसके बारे में, क्या संसाधन को कितने भागों में बांटा गया था, अलग पीने योग्य जल कितना है, कुल जल कितना है और इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं और इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से बांटा गया था। केंद्र सरकार की परियोजना आपको बताई गई थी और ये राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं जो ये है 5, इनको ध्यान रखना। चंबल परियोजना जो मध्य प्रदेश व राजस्थान में है, कहाँ है? मध्य प्रदेश व राजस्थान में है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात व मध्य प्रदेश में व राजस्थान में है और मयूराक्षी व फरका परियोजना पश्चिमी बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है। ये राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। किसकी परियोजनाएं हैं? राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। अब राज्य सरकार की परियोजनाओं के बाद में अपन देखेंगे कि जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई वाली परियोजनाएं थी, भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन देखेंगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना द्वारा परियोजना पर प्रकाश डालेंगे कि ये इसका प्रारंभ स्वतंत्रता के बाद 1948 में हुआ था। कि भाखड़ा नांगल परियोजना का प्रारंभ स्वतंत्रता के बाद 1948 में शुरू हुआ था, क्योंकि देश अपना आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था और इसका प्रारंभ 1948 में ही शुरू कर दिया गया था। कौन सी परियोजना का? भाखड़ा नांगल परियोजना का प्रारंभ। ये परियोजना 1963 में बनकर तैयार हुई थी। 1948 में इसका कार्य हुआ था, निर्माण हुआ था और 1963 में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। तो इस प्रकार से भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन अपने देखेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना अपन लेंगे सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना, जो आपको बताया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले अपने भाखड़ा नांगल परियोजना लेंगे। कौन सी परियोजना लेंगे? भाखड़ा नांगल परियोजना लेंगे। इसका प्रारंभ यानी स्वतंत्रता के बाद, देश की आजादी के बाद 1948 से शुरू हुआ था। भाखड़ा नांगल बांध की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद 1948 से शुरू हुआ था और इसका निर्माण कार्य 1963 तक चला था। 1963 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। तो भाखड़ा नांगल
बांध परियोजना का प्रारंभ कब से हुआ था? 1948 से हुआ था और इसका निर्माण कब तक चला था? 1963 तक चला था। कब तक चला था? 1963 तक चला था। उसके बाद हम देखेंगे कि भाखड़ा नामक परियोजना कौन कौन सी नदियों में, किस नदी के ऊपर बना है? यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में स्थित है, स्थापित है। ये भाखड़ा नामक बांध कहाँ है? ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे कि परियोजना के राज्य की भाखड़ा नामक परियोजना किन किन राज्यों की परियोजना है? कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नामक परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। इन तीनों जिलों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नामक परियोजना का पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, इन तीनों की संयुक्त परियोजना मानी गई है। उसके बाद में कि भाखड़ा नामक परियोजना पर कौन कौन से बांध विद्यमान है? भाखड़ा नामक परियोजना पर कौन कौन से बांध विद्यमान है? भाखड़ा नामक परियोजना में 2 बांध विद्यमान हैं। कितने बांध हैं? एक बांध है भाखड़ा नांगल बांध और दूसरा है नांगल बांध। एक भाखड़ा नांगल बांध है, दूसरा क्या है? नांगल बांध। अब ये भाखड़ा नांगल बांध और नांगल बांध है, ये इस भाखड़ा नांगल बांध से इस नांगल बांध है वो 13 किलोमीटर नीचे है। कितने नीचे है? 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है, जो अपने नहरों के माध्यम से सिंचाई के काम में, इसका पानी सिंचाई के काम में लिया जा रहा है। उसके बाद में है इसमें जो प्रमुख नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं? कि भाखड़ा नहर, नांगल नहर, सरहिंद नहर और विश्वदोआब नहर आदि नहरें इसके द्वारा निकाली जा रही हैं। भाखड़ा नांगल बांध से कौन कौन सी नहर निकाली जा रही है? भाखड़ा नहर, नांगल नहर, सरहिंद नहर और विश्वदोआब नहर आदि नहरें हैं जो इससे निकाली जा रही हैं। तो इस प्रकार से भाखड़ा नांगल नहर का वर्णन आपको बताया गया है। जैसे आपको वर्णन करना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन कीजिए, भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन कीजिए, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसमें लिखेंगे इसका प्रारंभ, कि भाखड़ा नांगल परियोजना का प्रारंभ देश की स्वतंत्रता के बाद 1948 से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1948 से शुरू हुआ था और यह जिसका कार्य है, निर्माण है, वो 1963 में संपन्न हुआ था। ये बांध सीमेंट, कंक्रीट, पत्थरों आदि से बनाया गया है। इसका निर्माण काफी मजबूत बनाया गया है। इस प्रकार से भाखड़ा नांगल बांध का प्रारंभ 1948 में माना गया है और 1963 तक माना गया है। उसके बाद में लिखना है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में स्थित है। सतलज नदी पर सतलज नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में के बिलासपुर गांव है उसमें स्थित है। सतलज नदी वो हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर गांव में, वहां पे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। उसके बाद में है भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किन किन राज्यों की परियोजनाएं हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। इनसे तीनों राज्य हैं वो अपने सिंचाई का कार्य है, उद्योग निर्माण का कार्य है, विद्युत उत्पादन का कार्य है, वो सब इन्हीं के माध्यम से करते हैं। मछली पालन है, डेयरी पालन है, नहरों की सिंचाई करना है, ये सारे कार्य इससे किए जाते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक कार्य बनाए गए ना, कोई बहुउद्देशीय योजना है कि इसमें 2 या 2 से अधिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। जैसे एक से अधिक लाभ निकले, एक से अधिक लाभ निकले, जैसे आपको बताया गया था कि अपन जैसे मान लो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विद्युत उत्पादन, तो ऊपर से पानी नीचे गिराया जाता है और उससे एक टरबाइन घुमाया जाता है और टरबाइन जब घूमेगा तो उससे विद्युत उत्पन्न होगी, उससे विद्युत उत्पादन। अब जो पानी नीचे गिरा उसको नीचे और निकाला जाएगा, विद्युत पानी से आगे निकाला जाएगा। तो ऐसे टाइम उसको नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है या जगह जगह मछली पालन किया जाता है
और मनोरंजन, नौकायन है आदि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आपने देखे थे कि परियोजना की पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है बांध। भाखड़ा नांगल बांध, ये दो, इसका दो बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? दो, भाखड़ा नांगल बांध और नांगल बांध। ये नांगल बांध है, ये भाखड़ा नांगल बांध से 13 किलोमीटर नीचे है। कितने किलोमीटर नीचे है? 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है। उसके बाद में है प्रमुख नहरें कि भाखड़ा नांगल बांध से कौन कौन सी नहरें निकाली जाती हैं। तो इससे भाखड़ा नहर, नांगल नहर, सरहिंद नहर और वित्त दोआब नहर आदि नहरें इससे निकाली गई हैं। तो इस प्रकार से भाखड़ा नांगल नहर का वर्णन आपको करना होगा। इसके बाद में है दामोदर घाटी परियोजना। क्या है उसके बाद में? दामोदर घाटी परियोजना की दामोदर घाटी परियोजना का वर्णन है किस प्रकार से किया गया है। हीराकुंड परियोजना के बाद में भाखड़ा नांगल परियोजना के बाद में अपन लेंगे दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना लेंगे? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई देश की आजादी के बाद 1948 में हुई थी। ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना है वो अपने स्वतंत्र भारत की पहली महत्वपूर्ण परियोजना है। इस प्रकार से इसका प्रारंभ 1948 में हुआ था। उसके बाद में परियोजना के राज्य की दामोदर घाटी परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पश्चिमी बंगाल, झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसकी है पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना है, इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा गया है? दामोदर नदी को कहा गया है। इसको कहा गया है दामोदर नदी को कहा है। इसको बंगाल का शोक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो पानी है वो तूफान की अवस्था में आकर बंगाल के जो क्षेत्र है उसमें टैक्स में बाढ़ की स्थिति ला देता है। टैक्स में वहाँ की फसल वगैरह है, पशुधन है, वन्य प्राणी वगैरह हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा गया है। क्या कहा गया है? बंगाल का शोक कहा गया है। उसके बाद में है दामोदर घाटी निगम की स्थापना। कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तरह की गई थी, कैसी किस योजना को लेकर किया गया था? यह अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना की तरह इसकी स्थापना की गई थी। इसकी तरह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना है उसकी तरह इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में है उद्देश्य कि इस नदी का दामोदर घाटी नदी है, इसका उद्देश्य क्या है? कि झारखंड व पश्चिमी बंगाल का विकास करना। झारखंड क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, वहाँ के क्षेत्रों का विकास करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। क्या है इनका प्रमुख उद्देश्य है? तो इन उद्देश्यों के माध्यम से इनका विकास किया गया ताकि वहाँ की जो जनता है उनका विकास हो सके, उनके लिए पानी की पीने के पानी की पूर्ति हो सके, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके, छोटे छोटे धंधों के लिए पानी उपलब्ध हो सके। ऐसी स्थिति में इनका मुख्य उद्देश्य है झारखंड व पश्चिमी बंगाल का विकास करना। क्या है? झारखंड व पश्चिम बंगाल का विकास करना। उसके बाद में है इसमें कौन कौन से बांध है? नहरें की इस परियोजना में अनेक बांधों का निर्माण किया गया है। ये परियोजना है, इसमें अनेक बांधों का निर्माण किया गया है। इसमें दुर्गापुर में 3 विद्युत गृहों की स्थापना की गई है। इसमें दुर्गापुर है उसमें 3 विद्युत गृहों की स्थापना की गई है। इसमें वह 25 में नहर प्रणाली का विकास किया गया है। कितना गया? 2500 प्रणाली का विकास किया गया है। तो केंद्र सरकार की दूसरी परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना थी? दामोदर घाटी परियोजना, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम व महत्वपूर्ण परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण परियोजना मानी गई है, जिसका प्रारंभ 1948 में हुआ था। देश की आजादी 1947 में हुई थी, उसका प्रारंभ 1948 में हुआ था। परियोजना के राज्य, इस परियोजना के कौन कौन से राज्य हैं? ये परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है?
पश्चिमी बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। पश्चिमी बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। एक से दामोदर घाटी नदी को बंगाल का सूप भी कहा गया है। बंगाल का सूप यानी दामोदर नदी है, इसको बंगाल का सूप भी कहा गया है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किसके तहत की गई है, यानी किस नदी किस घाटी योजना को देख रहे की गई है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो अपने भारत में स्थित है, इसको अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तरह इसकी स्थापना की गई है। ये अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना है, उसी की तरह इसकी स्थापना अपने भारत में की गई है। इसलिए ये घाटी परियोजना है वो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना मानी गई है। उसके बाद में है इसका उद्देश्य कि झारखंड में पश्चिम बंगाल का विकास करने के लिए, वहां के क्षेत्र में सिंचाई वगैरह की व्यवस्था करने के लिए, उद्योग धंधों को पानी की पूर्ति करने के लिए, जनता को पानी पेयजल की पूर्ति करने के लिए इस घाटी परियोजना का वर्णन किया गया था। अब अपने कल की जो परियोजना है वो हीराकुंड परियोजना होगी। कौन सी परियोजना होगी? हीराकुंड परियोजना होगी। हीराकुंड जो परियोजना है वो भी अपने भारत की ही परियोजना, केंद्र सरकार की परियोजना है। कि इनकी केंद्र सरकार की परियोजना क्यों कहा गया है? कि इनका देश एक है, इनका रखरखाव है, इसका निर्माण है, निर्माण कार्य है, वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको केंद्र सरकार की परियोजनाएं कही गई। कल की जो परियोजना है वो अपनी होगी हीराकुंड परियोजना। कल की जो परियोजना है वो हीराकुंड परियोजना होगी। हीराकुंड परियोजना की स्थापना कैसे हुई थी, किस प्रकार से, इसमें कौन कौन से बांध बनाए गए, ये सारे वर्णन अपने जल संसाधन में कल पढ़ेंगे। जो केंद्र सरकार की तीसरी परियोजना थी। केंद्र सरकार की कौन सी परियोजना थी? तीसरी परियोजना मानी गई थी।